अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फराज अहमद और आज हम स्टार्ट करेंगे आपका प्री पार्टीशन जो है पाकिस्तान अफेयर का, उसको जो है प्रिपेयर करना। और उसके अंदर हम दोनों तरीक़ों से उसको लेकर चलेंगे, मतलब एज अ टॉपिक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ देयर डेट्स इन जीके के अंदर जो प्री पार्टीशन से हमारे पास डेट्स आती हैं उसके हिसाब से भी हम उसको तैयार करेंगे। और साथ साथ जो हमारे पास पाकिस्तान अफेयर है उसका जो प्री पार्टीशन है, क्योंकि पीएमएस के अंदर जो प्री पार्टीशन है पाकिस्तान अफेयर का, उससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो थ्रो करता है, तो हम उसको भी उस हिसाब से लेकर चलेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमारी रिवाइज हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इंडिया में हो क्या रहा था कि जब हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई और कैसे हम एक आज़ाद रियासत से एक कॉलोनी बने, और किसी हद तक आज भी हम वर्चुअल कॉलोनी की फॉर्म में मौजूद है। तो इंडिया के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वहाँ पर जो है औरंगज़ेब जो था वो रूल कर रहा था। 1600 की बात है। और औरंगज़ेब के रूल करने के बाद जो है, पहले औरंगज़ेब ने इजाज़त नहीं दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, बट आफ्टर ड्यू टू सम रीजंस कहा यह जाता है कि औरंगज़ेब की बेटी की तबीयत ख़राब हो गई और एक डॉक्टर ने जो है, ब्रिटेन डॉक्टर ने उसकी तबीयत तो उसकी इलाज किया। तो वहाँ से जो है औरंगज़ेब ने कहा कि आई विल गिव यू वट एवर यू विल डिमांड, आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो उसने फिर कहा था कि मेरी कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, मेरी मुल्क की, उसको यहाँ पे ट्रेड करने की इजाज़त दे दें। तो फिर इजाज़त दे दी गई थी। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपना हेड क्वार्टर बनाया सबसे पहले बंगाल में। अब बंगाल में जब हेड क्वार्टर बनाया तो उनका जो कंपनी का हेड था, कंपनी का जो हेड क्वार्टर तो बंगाल में हो गया, और उसको वो कहने लगे बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे कंपनी एक्सपेंड करती है तो वो अपने डिफरेंट जगहों के ऊपर अपने वर्किंग प्लांट्स लगाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उनका स्कोप बढ़ता गया, कंपनी की ट्रेड बढ़ती गई, उनको प्रॉफिट होता गया, तो वहाँ से फिर उन्होंने मद्रास और फिर बंगाल, इन 3 जगहों के ऊपर अपने प्रेसिडेंसी बना ली, मतलब अपने हेड क्वार्टर बना लिया। लेकिन क्योंकि बंगाल सबसे पहला था तो यहाँ पे जो बंगाल का जो बंदा होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो ज़रा जो है हैज़ अपर हैंड ओवर मद्रास एंड बॉम्बे। अब क्या हुआ, ये एक कंपनी थी, कंपनी का होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते थे और उन्होंने कहा कि हमारा बंगाल प्रेसिडेंसी है, तो हमने बंगाल की अंदर जो है वो कैसे अपने बिजनेस को विजुअलाइज करना है, उसको एक्सपेंड करना है। डिफरेंट जो हमारी प्रिंसिपल स्टेट्स थी, हमारे जो सूबे थे और हमारी जो गवर्नमेंट थी, उसके साथ वो कैसे ताल्लुकात रखना है, क्या चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, क्या करनी है, वो सारा कुछ वो एज अ कंपनी रन करी थी। अभी तक आपकी जो ब्रिटिश एम्पायर है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट इस कंपनी में स्टार्ट नहीं हुई थी। और उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बिगेस्ट कंपनी थी पूरे ब्रिटेन एम्पायर की, जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती थी। और यहीं पे अगर हम इसको अपनी हिस्ट्री को क्लब करें तो हमारे पास बॉस्टन मासेकर हुआ था 1773 के अंदर, 1774 के अंदर। तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा था बॉस्टन मासेकर और बॉस्टन टी पार्टी में, कि यही ईस्ट इंडियन कंपनी ने इंडिया के अंदर चाय जो है वो खरीदी थी, बनाई थी बंगाल में, और बंगाल चाय के लिए, पत्ती के लिए ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ से ही चाय काश्त करके वो लेकर गए थे अमेरिका बेचने के लिए। लेकिन जब वहाँ पे नहीं बिकी, उन्हें पता लगा कि हमने ज़्यादा परचेज़ कर लिए, तो उन्होंने ज़बरदस्ती फिर लेकर गए थे अमेरिकन पोर्ट न्यूयॉर्क के ऊपर, बॉस्टन पोर्ट के ऊपर, और वहाँ पे फिर वो सारा इंसिडेंट हुआ था। तो ये यहाँ पे चीज़ें लिंक होती हैं। और क्यों आपके ब्रिटिश एम्पायर जो है इसको करी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बिगेस्ट टैक्स पेयर्स है, अगर हम इनको जो है वो फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो हमारा बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी थी, वहाँ का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, वहाँ का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उस कंपनी का जो सीईओ था, जो बंगाल हेड था, वो अब जाहिर सी बात है ही हैज़ अपर हैंड ओवर द सीईओज ऑफ द बम्बई एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। अभी अपने मामला चलाते गए, इन्होंने जो है आहिस्ता से प्रिंसेस स्टेट्स के साथ मामला करना शुरू किया। इसी के अंदर जो आपका ब्रिटेन था वो आपको डिफरेंट एक्ट्स दे रहा था, जिसके अंदर हमारे जो प्रोमिनेंट एक्ट है वो है आपका रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 का पहला रेगुलेटरी एक्ट आया, फिर 1833 का रेगुलेटरी एक्ट है। इसमें सिर्फ रेगुलेशन दी जा रही हैं कि आप अगर बंगाल में बैठे तो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे बनेगा, आप अगर इधर बैठे तो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे बनेगा, वो सब कुछ कर रहा है। डायरेक्ट अभी तक ब्रिटिश एम्पायर के रूल में हम नहीं आए, मतलब कंपनी जो है वो अभी एज अ कंपनी काम कर रही है। फिर क्या हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम, हमारे पास जब कंपनी ने जो है गलत तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो है वो करना शुरू कर दिया, अपना अलायंस बनाना शुरू कर दिया। फिर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो लेकर आए, फिर अट्रॉसिटीज़ कैरी ऑन करना शुरू कर दिया, एक बाकायदा अपनी सिक्योरिटी कंपनी के नाम के ऊपर इंडियंस को ही भर्ती करके उन्हीं को इंडियंस को ही हमारे ख़िलाफ़ यूज़ करना शुरू कर दिया। तो एक हॉस्टाइल जो सेंटिमेंट्स थे वो पैदा हुए फॉर द कंपनी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे हमारी कुछ छोटे लेवल की जंगें होना शुरू हुई। उस जंगों के नतीजे में क्या हुआ कि अल्टीमेटली हम जब अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए तो हम ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी बन गए।
वहाँ पे फिर उन्होंने डिक्लेयर किया 1858 के अंदर जो है हमारा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कि अब यहाँ पर आपकी जो ब्रिटिश एम्पायर है उसने प्रॉपरली भागदौड़ संभाल ली थी आपके इंडिया की, और अब वो इंटरवीन कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सबसे पहले तो ये कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी इन्वॉल्वमेंट अब ख़त्म हो गई है, और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो डायरेक्ट अंडर जा रहा है किसके, आपके ब्रिटिश डोमिनियन के। अब क्राउन और आपका पार्लियामेंट जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स हैं, दे विल टेक केयर ऑफ द इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर लेकर आया वो चेंजेस। अब यहाँ पे चेंजेस क्या लेकर आया, उन्हें पता था कि 3 हमारी प्रेसिडेंसीज थी उस टाइम। नंबर 1 इज़ योर बंगाल, नंबर 2 इज़ योर मद्रास, नंबर 3 इज़ योर बम्बई। अगर ये पूछा जाए कि कितनी प्रेसिडेंसीज थी MCQ में, 3 प्रेसिडेंसीज थी शुरू के अंदर, स्टार्ट में अंदर, बाद में ये फैलती गई, छोटे और बड़े सूबे बनते गए। तो यहाँ पर जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वो क्योंकि अपर हैंड थी, सबसे ओल्डेस्ट थी, तो बंगाल के ऊपर अब गवर्नमेंट ने जो है टेकअप किया। तो 1858 के एक्ट के तहत ये बता दिया गया कि अब हम यहाँ पे गवर्नर जनरल रखेंगे। पहले सिर्फ गवर्नर था जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में से निकलता था, उसको गवर्नर कहते थे। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल होगा, जिसको अपॉइंट करेगा कौन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसको समझ लिया। अब जब हम बात करते हैं ब्रिटेन की, ब्रिटेन के अंदर क्या था, पार्लियामेंट भी है और वहाँ पर हमारा क्राउन भी है। क्राउन जो है वो किंग है, और हमारा जो पार्लियामेंट है वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड अपर हाउस है और हाउस ऑफ कॉमन लोअर हाउस है। ठीक हो गया। अब हाउस ऑफ लॉर्ड जो था उस वक्त उसके पास पावर ज़्यादा थी, हाउस ऑफ कॉमन के पास भी थी, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड की पावर अपर हैंड पे थी एज़ कम्पेयर टू द हाउस ऑफ कॉमन। तो वहाँ पर आपके जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट है, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, वहाँ पे सेक्रेटरीज होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी। तो वहाँ पर एक सेक्रेटरी की पोजीशन बनाई गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, कि जो इंडिया हमारी कॉलोनी है उसके सारे मामला ये बंदा संभालेगा, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है। और ऑब्वियसली ही इज आंसरेबल टू क्राउन, क्योंकि क्राउन भी वहाँ पर इन्वॉल्व था। एग्जेक्टिव जो था वो क्राउन था, लेजिस्लेचर आपकी हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन थे। तो वहाँ पर ये कहा गया क्योंकि अब हम जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक हैं, तो हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो मामला को संभालेगा। तो गवर्नर जनरल को अपॉइंट करने की जो पावर थी वो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास। वो अपने पार्लियामेंट से पता करता था कि इस बंदे को मैं लगा रहा हूँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, या मैं गवर्नर जनरल लगा रहा हूँ, कि आपकी एग्रीमेंट है कि नहीं है। अब आप इसी तरीके से देखो, हमारे पास आगे जितने भी गवर्नर जनरल आ रहे हैं, मिंटो आ रहा है, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मॉर्ले, लॉर्ड कर्जन। ये लॉर्ड कौन है, ये लॉर्ड वो बंदे होते हैं जो वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर्स होते हैं, इसलिए इनके नाम के साथ लॉर्ड लगा होता है। और वही फिर बस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उन्हीं लॉर्ड्स में से बंदे को चूज करता है कि जाके अब आप लगेंगे गवर्नर जनरल, अब आप गवर्नर जनरल, अब आप गवर्नर जनरल। अब लॉर्ड ऊपर नहीं आ गया, मतलब लॉर्ड उस टाइम ऊपर था, लॉर्ड ऊपर था, सेक्रेटरी नीचे था। नहीं 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 नहीं, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आपका लॉर्ड ही है, हाउस ऑफ लॉर्ड से आ रहा है वो। अच्छा, भी हाउस ऑफ लॉर्ड से आ रहा है। हाउस ऑफ कॉमन सिर्फ छोटे मोटे मामला देखती थी, हाउस ऑफ लॉर्ड के पास ज़्यादा पावर्स थी। तो वहाँ पे लॉर्ड आ रहे, लॉर्ड कर्जन आ रहे, ये सारे जितने भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड सारे के सारे ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स के। लेकिन उनका जो अपर हैंड था वो उसका था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्योंकि सेक्रेटरी है, वो देखता था कि अब मैंने किसको बनाना। जाहिर सी बात है अपनी पार्टी के मेंबर को ही भेजते थे कि अब आप चले जाएं, आप गवर्नर जनरल हैं, अब आप गवर्नर जनरल, अब आप गवर्नर जनरल। ये था 1858 का एक्ट, जिसके अंदर आपने क्या करना था, गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। अब आपने ये याद रखना है कि गवर्नर जनरल कहाँ से आ रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से आ रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगा रहा है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है, वो आपके हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर है। हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन क्या है, हमारी लेजिस्लेचर्स हैं। तो ये क्या होगी, गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या काम करती है, जो लॉज बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं GGLC, यानी गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, या ILC इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये इसका नाम रख दिया गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके अंदर जो बातें बताई गई वो ये थी कि 5 बंदे जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। कितने बंदे होंगे, 5। इन 5 में से जो है 2 अपॉइंट करेगा क्राउन और 3 अपॉइंट करेगा आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब जब गवर्नर जनरल और उसकी कैबिनेट कह लो एक तरह के, उसकी जो एडवाइजर्स थे डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर काम करने में। तो ये 5 होंगे, 5 में से 2 जो है वो अपॉइंट करेगा कौन, आपका क्राउन, और 3 जो है वो अपॉइंट करेगा आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सर एक और चीज़ बता दें, जब लॉर्ड बना ही हुआ है, सेक्रेटरी भी है, तो पार्टी सिस्टम किधर अराइज किया हुआ, पार्टी सिस्टम है ना, मतलब किस तरह लॉर्ड तो बन गया, क्राउन वाला मतलब जो उनकी मोनार्की चल रही है वो चल रही है, उसमें तो कोई पार्टी नहीं है।
तो पार्टी किधर है, क्योंकि लॉर्ड्स में भी तो पार्टी नहीं है, लॉर्ड्स में तो मतलब वही मोनार्की है कि है पार्टी, ये नहीं लॉर्ड समझ मोनार्की नहीं है, मैं समझा देता हूँ। दो पार्टीज थी, कंजर्वेटिव पार्टी और आपकी, बल्कि कंजर्वेटिव भी नहीं थी, विग्स और टॉरीज थी। विग्स और टॉरीज फिर आगे आके चेंज होती हैं आपके कंजर्वेटिव के अंदर और आपकी लेबर पार्टी के अंदर। आज भी हमारी कंजर्वेटिव और लेबर है। अब ये दो पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज। ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती थी, बंदे अटेन करती थी, वो बंदे इलेक्शन लड़ते थे। इलेक्शन लड़ने के बाद वो बंदे हाउस ऑफ कॉमन या हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बनते थे। हाउस ऑफ लॉर्ड की जो मेंबरशिप थी उस वक्त जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से आती थी, वो नॉमिनेटेड भी थे। मतलब कि क्राउन को कोई बंदा पसंद है तो क्राउन ने कह दिया कि दिस विल बी द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड, तो वो हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बन जाता था। इलेक्शन के थ्रू भी वो आ रहे होते थे। वो जनाबे वाला पार्टी नॉमिनेशन के ऊपर भी आ रहे होते थे। उन्होंने अगर कोई ऐसा कोई बिजनेसमैन है, अमीर है, इंडस्ट्री से, उसके ऊपर भी वो आ रहे हैं, कोई नोबल है मतलब उनकी सोसाइटी का, उसकी बेस के ऊपर भी वो हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बन जाते हैं। तो डिफरेंट तरीके थे जिसके तहत हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर बनते हैं। अब हाउस ऑफ लॉर्ड में से ये एक बंदा जो रूलिंग पार्टी है, हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर भी रूलिंग और अपोजिशन दोनों पार्टीज हैं, इस तरह हमारे लेजिस्लेचर के अंदर अपोजिशन और रूलिंग। तो वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी होती थी वो कहती थी कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये हमारा सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस है, ये हमारा सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, ये हमारा सेक्रेटरी ऑफ अफ्रीका है, ये हमारा सेक्रेटरी ऑफ फ्लां, पूरी मिनिस्ट्रीज बना दी। उसके बाद अब वो देखते थे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है तो वहाँ पे हमने गवर्नर जनरल लगाना है, तो गवर्नर जनरल किसको लगाएंगे। अब मैं इस पार्टी अपने, अगर कंजर्वेटिव पार्टी रूल करी तो कंजर्वेटिव का आ जाता था, अगर लेबर पार्टी रूल करी तो लेबर पार्टी का आ जाता था। ठीक है, क्लियर हुई मिस्ट। तो क्राउन जो था उस टाइम वो एग्जेक्टिव था, जो आपकी HOL और HOC थे वो क्या थे आपके मेजॉरिटी में आपके लेजिस्लेचर्स। तो जैसे हमारे इधर सेनेट और पार्लियामेंट है, वैसे ही उनका हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ, जिस तरह हमारे पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के अंदर नेशनल असेंबली और सेनेट है, इस तरह उनका पार्लियामेंट है और उनकी पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन लोअर हाउस और हाउस ऑफ लॉर्ड अपर हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद जो है हमें पता लगा कि आपका गवर्नर जनरल बन गया। गवर्नर जनरल कौन बना, जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल था। जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बाकी उसके नीचे दो गवर्नर और थे, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे। और ये गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, जिसको हम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते थे। कितने बंदे थे इसके, 5। अपॉइंट किस किए जाते थे, दो लॉर्ड वो करता था क्राउन और 3 लॉर्ड करता था। एग्जैक्टली। ये बात हजम नहीं हुई आपके क्राउन में, मैं कहता नहीं कि मैं 2 क्यों करूँ और 3 क्यों, मैं किंग हूँ, मैं मतलब नाम का ही रहता जा रहा हूँ, कोई मसला है। 1861 के अंदर एक और लॉ पास किया गया। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया। पहले था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कि गवर्नमेंट बननी थी, अब काउंसिल से रिलेटेड। अब 1861 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट आया, जिसके तहत अब किंग ने कहा कि भाईजान नहीं जी, तुम मोनोपोली कर रहे हो, तुम मतलब गवर्नर जनरल तुम लगा रहे हो, 3 बंदे तुम लगा रहे हो, तुम्हारी तो वहाँ पे वेटेज ज़्यादा हो गई, मैंने भी अपना नुमाइंदा भेजना है इंडिया जो मुझे सारी बातें बताए। उसको फिर नाम दिया गया वाइस रॉय। ठीक है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, और इसी को ही नाम दिया गया चीफ एग्जीक्यूटिव का भी। अब ये क्राउन डायरेक्ट भेजेगा, अब क्राउन भेज रहा है, क्राउन वहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी है, तो यहाँ पे जो क्राउन भेजेगा वो कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा। सेक्रेटरी। अब यहाँ पे ये कहा गया कि जनाबी वाला ये भी 5 बंदे होंगे, यहाँ पे 3 अपॉइंट करेगा कौन, वो क्राउन। क्राउन और 2 करेगी लेजिस्लेटिव। एग्रीमेंट हो गया। यहाँ पे जो 5 एग्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की हमें पता है कि मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो यहाँ पे 5 मिनिस्ट्रीज जो लगाई गई वो यहाँ था कि होम, ठीक है, रेवेन्यू, हाँ, लॉ, फाइनेंस, ये 4 अलग। मिलिट्री। ठीक है, इसमें से मिलिट्री, रेवेन्यू और होम ये 3 लगा रहे थे आपका क्राउन, लॉ और फाइनेंस ये आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। होम, रेवेन्यू, ये याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे जाके खत्म हो जानी है, मैं बताता हूँ। टोटल 5 मिनिस्ट्रीज याद रखनी है, होम डिपार्टमेंट, मिलिट्री, लॉ, फाइनेंस और रेवेन्यू। ठीक है, ये 5। अब लॉ और मिलिट्री को देख लें, लॉ मिलिट्री एक जैसे बनता है, होम अलहदा बनता है, और होम के अंदर चीज़ें क्या चलिए, फाइनेंस और रेवेन्यू चलता है। ये 5 आपकी मिनिस्ट्रीज आ गए। चलते चलते अब आगे जैसे जैसे मामला चले, गवर्नमेंट बन गया, मतलब हमारा वाइस राय भी आ गया। वाइस राय इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइस राय इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंटेड बाय मोनार्क। मोनार्क, ताकि हर बात जो मोनार्क तक है वो पहुंचा सके वाइस राय के, देखो इंडिया के मामला ऐसे चल रहा है। क्योंकि वहाँ पे मोनार्क जो है वो किसी पार्टी का तो मेंबर होता नहीं था, वो दोनों पार्टीज को तंग करता था, ये पार्टीज लड़ती रहे, मैं अपना रूल मेंटेन करता रहूँ। तो उसके लिए भी उसको स्पाइसेस चाहिए होती थी कि वो स्पाइसेस फेंकता रहे पार्लियामेंट के ऊपर और ये आपस में लड़ते रहे। और इधर से जो हमारी काउंसिल थी आपकी गवर्नर जनरल्स
लेजिस्लेटिव काउंसिल Legislative या इंपीरियल Council. लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इसके भी 5 मेंबर्स, 3-2 3-2 चलते गए, लेकिन तो टसल बढ़ती गई। तो 1869 के अंदर फिर एक अमेंडमेंट के ज़रिए ये बात बावर करवा दी गई कि आज से वॉइसरॉय रहेगा वाइसराय होगा, और गवर्नर। उसके जो 5 मेंबर्स होंगे वो अपॉइंट करेगा टोटल क्राउन, और जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है और उसके 4-5 मेंबर हैं, जितो भी आने वाले वक्त में इंक्रीज भी हुए अगर, तो वो अपॉइंट करेगा आपका सेक्रेटरी ऑफ, मतलब अलग अलग डिवाइड कर दिया। कि एग्जेक्टिव जो है वाइसराय इज एग्जेक्टिव काउंसिल और वाइसराय विल वर्क अंडर द क्राउन, ही विल नॉट बी आंसरेबल टू द गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल विल बी वर्किंग इंडिपेंडेंटली विद हिज एडवाइजर्स टू मेक द लॉज फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड ही विल नॉट बी आंसरेबल टू द वाइसराय, एंड ही विल नॉट बी आंसरेबल टू द क्राउन। लॉ बनाने इंडिया के लिए तो वो आपकी लेजिस्लेटिव इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम है, लॉ को इम्प्लीमेंट करना है वो वाइसराय का और उसकी एग्जेक्टिव काउंसिल का काम है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या हुआ कि मामला जब चले तो आगे हम देखेंगे कि इंडियन जो हमारे पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है उसकी क्या रीजंस थे। रोक दो इसको, बोलना ही पड़ा मुझे।